जय हिंद साथियों। 13 से 15 अक्टूबर का करंट द्वारा संजय लुणावत। 15 अक्टूबर को हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन भारत रत्न एपीजे अब्दुल पकीर जैनुलाब्दीन कलाम साहब का जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस घोषित किया गया है। ऐसे महान व्यक्तित्व को नमन। 15 अक्टूबर को ही गर्भावस्था हानि व शिशु मृत्यु स्मरण दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूर्व डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव, इन्होंने आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण कर लिया है। अब जो डीजी क्राइम है एमएल लाठर, उनको फिलहाल डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। आईएएस हैं दीपक जी उप्रेती, वह आरपीसी के पहले इनके पहले वो चेयरमैन थे, तो वो रिटायर्ड हो गए हैं। आयोग के सचिव हैं शुभम चौधरी, उन्होंने भूपेंद्र सिंह को पद की शपथ दिलाई। सरकार ने 4 नए सदस्य भी बना दिए हैं। आपको पता होना चाहिए कि आरपीएससी में 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, तो अब 7 की नियुक्ति हो गई, फुल बेंच हो गई है। अब कभी परीक्षा में प्रश्न पूछे कि हाल ही में कितने सदस्य नियुक्त किए गए हैं, तो 4 सदस्य इसमें नियुक्त किए गए हैं। चारों के नाम देख लीजिए, संगीता जी आर्य, डॉक्टर मंजू शर्मा। आपको पता होना चाहिए कि ये प्रसिद्ध कवि है कुमार विश्वास, उनकी पत्नी है और अजमेर से हैं डॉक्टर मंजू शर्मा। जसवंत जी राठी पत्रकार हैं और बाबूलाल जी कटारा यह डूंगरपुर जिले से हैं। और टीआरआई ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट उदयपुर में हेडक्वार्टर है। माणिक्य लाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान, उसके 5 वर्ष निदेशक रह चुके हैं। डूंगरपुर जिले के मूल रूप से मालपुरा गांव के हैं। बाबूलाल जी कटारा डूंगरपुर यानी वागड़ जिले में बांसवाड़ा डूंगरपुर आते हैं, वागड़ क्षेत्र में, वहाँ से हैं। अर्थशास्त्र के लेक्चरर के रूप में अपनी सेवा की शुरुआत की थी और सांख्यिकी विभागीय सेवा में आए। यहाँ पर एक विशेष बात यह भी है मेरे लिए कि मुझे जब टीआरआई में जनजाति बच्चों की जो प्रतियोगी परीक्षा हेतु कोचिंग में मार्गदर्शन हेतु लगाया गया था, उस समय आदरणीय बाबूलाल जी के सानिध्य में कार्य करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ था। आरपीएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव चेयरमैन पद पर 31 दिसंबर 2021 तक अपनी सेवाएं देंगे। नेक्स्ट, सेना में निर्माण प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने तीनों सैन्य प्रमुखों को कड़ी चिट्ठी लिखी है। इससे 2 पॉइंट निकल करके आते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जनरल बिपिन रावत, और सेना में भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। यह भारतीयों के लिए एक बहुत उम्मीद भरी खबर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोविड नियमों का उल्लंघन कर राजनीतिक कार्यक्रम में ज़्यादा भीड़ जुटाने वाले नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। अब कौन इन महत्वपूर्ण नेताओं में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कमलनाथ इत्यादि। अब यह महत्वपूर्ण संज्ञान किसने लिया है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने। जो कैंडिडेट रीट इत्यादि शिक्षा क्षेत्र से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्टार्स कार्यक्रम। कभी आपसे पूछे स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है, तो देख लीजिए, टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टूडेंट्स, इसको मंजूरी दे दी है। अब इसको सहायता कौन करेगा? विश्व बैंक 3,700 करोड़ रुपए की। इसका पूरा बजट कितना है? 5,718 करोड़ रुपये। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह घोषणा की है। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि इस कार्यक्रम के जो दायरा है उसमें राजस्थान को भी शामिल किया गया है। राजस्थान के नज़रिए से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसलमेर जिले के पोकरण के भादरिया में एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। जीके में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो पार्ट है उसका एक क्वेश्चन देखिए
कि देश की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, उसमें एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम इंटरप्राइजेज, उस क्षेत्र का योगदान 29% है और इसमें 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है कि एमएसएमई मामलों के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। अब इनके अनुसार सरकार का क्या टारगेट है? 2024 तक एमएसएमई से जीडीपी है जो अभी वर्तमान में 29% है वो 50% हो जाए और जो 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है वह 15 करोड़ लोगों को मिले। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आर्टेमिस अंतर्राष्ट्रीय समझौता कितने देशों ने हस्ताक्षर करे हैं? 8 देशों ने। अब इस संगठन या इस समझौते का क्या कार्य है? चंद्रमा और भविष्य की खोज के सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करता है। अब देखिए कि 10 नियमों वाला जो आर्टेमिस एकॉर्ड है, इसका उद्देश्य 2024 तक मनुष्यों को पृथ्वी के निकटतम ग्रहों पर बसाने की राह दिखाना है। नेक्स्ट, भारत में 9 से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1874 में स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी। अब भारत में डाक विभाग की शुरुआत का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1541 में शेर शाह सूरी उसने बंगाल और सिंध के बीच डाक सेवा प्रारंभ की थी। 1766 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव उसने नियमित डाक सेवा की स्थापना की थी। नेक्स्ट, राजस्थान सिविल सर्विस अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक फैसला दिया है और SC/ST वर्ग के आरक्षित पदोन्नति रोस्टर भरा होने पर इन वर्ग के कर्मचारियों को सामान्य व ओबीसी कर्मचारियों के खाली पदों पर पदोन्नति को गलत मानते हुए रद्द कर दिया है। नेक्स्ट, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक कौन है? तो सौम्या स्वामीनाथन भारत की ही है। उन्होंने क्या कहा? इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरू में ही वैक्सीन का पंजीकरण हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट है कि कोविड का मुकाबला करने के लिए भारत ने कौन सा ऐप शुरू करा था? आरोग्य सेतु ऐप। इसकी तारीफ WHO ने भी की है। अब WHO के प्रमुख कौन है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। इन्होंने कहा कि इस ऐप के जरिए भारत में क्लस्टरों की पहचान करने और वहां लक्षित तरीके से जांच बढ़ाने में मदद मिली। नेक्स्ट, 19.3 Mbps इस स्पीड से जियो, रिलायंस कंपनी का है, जियो सबसे तेज मोबाइल नेटवर्क बना। आपको पता होना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी हैं जो एशिया में और भारत के सर्वाधिक धनी व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, देश में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन बनासकांठा में होता है। टपक सिंचाई पद्धति यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है और गुजरात से 27% आलू निर्यात होता है। यह खबर नोबल पुरस्कार से। वैसे मैं नोबल के लिए अलग से बनाए हुए वीडियो में सारी डिटेल बता चुका हूँ। अमेरिका के पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को 2020 का अर्थशास्त्र समतुल्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों? नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए। अवार्ड में इनको कितनी राशि मिलेगी? 8.27 करोड़ यानी 8 करोड़ 28 लाख रुपये और गोल्ड मेडल मिलेगा। याद रखिए कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में शुरू किया गया था और यह पुरस्कार स्वीडन का केंद्रीय बैंक है स्वेरिग्स रिक्स बैंक, उसके द्वारा दिया जाता है। राजस्थान के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसकी लंबाई 1483 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के दादरी से शुरू होता है, महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाता है। इसमें दिल्ली NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात भी शामिल है। लेकिन इसका अधिकतम भाग यानी 40% हिस्सा राजस्थान से गुजरता है और राजस्थान में इसकी लंबाई 567 किलोमीटर है। नेक्स्ट, अभी आंध्र प्रदेश में वहाँ का जो हाई कोर्ट है और राज्य सरकार जिसकी जो सत्ताधारी दल है
वाईएसआर कांग्रेस, उनके बीच में टकराव बढ़ा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े, उनसे शिकायत की है और आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठता में दूसरे नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं रमन्ना, कि उनके इशारे पर हाई कोर्ट के जज वहाँ सरकार को परेशान कर रहे हैं, इस तरह की शिकायत की है। अब हाई कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर जजों और न्यायपालिकाओं के संबंध में की जा रही टिप्पणियों की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। नेक्स्ट खेल खबर है। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हैं कार्लटन चैपमैन, उनका निधन हो गया है। टाटा फुटबॉल एकेडमी से रिलेटेड थे और देश के प्रसिद्ध मिडफील्डर थे कार्लटन चैपमैन। नेक्स्ट, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। वहाँ अब बलात्कारियों दुष्कर्मियों को फांसी की सज़ा होगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में पावर ग्रिड फेल होने की वजह से बिजली आपूर्ति ठप रही। अब इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादन करने वाला भी और उपभोग करने वाला भी देश है। भारत में कुल कितने पावर ग्रिड है? 5। भारत में कुल 3,72,000 मेगावाट बिजली बनती है और जो महाराष्ट्र को विद्युत सप्लाई होती है ना, वो वेस्टर्न ग्रिड यानी पश्चिमी ग्रिड से होती है। अब भारत में बिजली का जो ट्रांसमिशन है वह 49-50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर होता है। स्टेशनों को अपनी फ्रीक्वेंसी 48.5 से लेकर के 50.2 हर्ट्ज के बीच फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ती है। देखो, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति, और ये हर्ट्ज है ना, यह मात्रक है। इसको और कहा जाता है साइकिल पर सेकेंड यानी चक्र प्रति सेकेंड। जब भी ये आवृत्ति उच्चतम या न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाती है तो पावर ग्रिड फेल होने का संकट पैदा हो जाता है। एक अच्छा पॉइंट है कि टीआरपी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट उस कांड के भंडाफोड़ के बाद पार्ले प्रोडक्ट्स हैं जो बिस्कुट निर्माण करने वाली कंपनी है, उसने फैसला किया है कि वह पार्ले जी के बिस्कुट का विज्ञापन ऐसे चैनल पर नहीं करेगी जो जहरीले कंटेंट प्रसारित करते हैं। और उद्योगपति है राजीव बजाज, वह भी ऐसी घोषणा कर चुके हैं। तो ये ज़रूरी भी है ताकि सनसनीखेज खबरें फैलाने के चक्कर में जो समाज में जहर फैलाया जा रहा है उस पर अंकुश लगे। कभी आपसे पूछे कि लिम्फा क्या है तो आपको पता होना चाहिए चक्रवाती तूफान है। किस देश में आया है? तो वियतनाम में। वियतनाम की राजधानी कौन सी है? हनोई। तो वहाँ पर विनाशकारी तूफान और बाढ़ का खतरा अभी भी है। क्यों है? क्योंकि वियतनाम का समुद्री तट लंबा है। यहाँ पर आपको बता दूं वियतनाम की आबादी 9 करोड़ 60 लाख है। अब ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग जो अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि चक्रवाती तूफान क्यों आते हैं, तो देख लीजिए समुद्र के ऊपर भी जमीन की तरह ही हवा बहती है समुद्र की ऊपरी सतह पर। और हवा भी कैसे बहती है आप जानते हैं, उच्च दाब से निम्न दाब, यानी जहाँ अधिक दाब है वहाँ से कम दाब की ओर हवा बहती। जैसे पानी होता है ना कि ऊंचाई से नीची जगह की ओर बहता है, ऐसे हवा उच्च दाब से कम दाब की ओर बहती। तो जब हवा गर्म हो जाती है तो उसका वजन कम हो जाता है, लाइट वेटेड, और लाइट वेट होने से ऊपर की ओर उठने लगती है। इस वजह से वहाँ का तापमान दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो समुद्र का पानी गर्म होने से वहाँ की हवा भी गर्म हो जाएगी, ऊपर उठेगी। अब वहाँ की हवा तो ऊपर उठ गई यानी हवा कम हो गई। हवा कम हो गई तब दाब क्या हो गया? निम्न हो गया। तो वहाँ निम्न दाब बनने लगता है, जिससे क्या होगा? अधिक दाब वाली हवा यहाँ पर आएगी। लेकिन पृथ्वी क्या होती है? लट्टू की तरह घूमती है। इस वजह से हवा सीधी नहीं आकर के घूमते हुए आती और चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ती है, इसीलिए इसे चक्रवात कहते हैं। प्लाज्मा थेरेपी, मैं पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बता चुका हूँ कि कोरोना से मुकाबला करने में बहुत कारगर साबित हो रही है। अब इसमें क्या किया जाता है? जो मरीज कोरोना से ठीक हो चुका होता है ना, उसके रक्त से एंटीबॉडीज़ निकाल लिया जाता है। मतलब प्लाज्मा निकालते हैं और प्लाज्मा में ही एंटीबॉडीज़ तैरते हैं। तो उन एंटीबॉडीज़ को रोगी के शरीर में चढ़ाया जाता है। मतलब जो उस रोग से लड़ चुका है, ठीक हो चुका है, उसके शरीर में एंटीबॉडी बन गई, उन प्लाज्मा के माध्यम से उन एंटीबॉडी को संक्रमित व्यक्ति में चढ़ाया जाता है। इससे क्या होगा? उसके शरीर में भी कोरोना से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित हो जाती है। तो इस तरह से प्लाज्मा थेरेपी को हम क्या कह सकते हैं? उधार की इम्यूनिटी।
यहाँ इम्यूनिटी अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता। इसमें एंटीबॉडीज होते हैं जो प्लाज्मा से चिपक जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।